हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12th केमिस्ट्री के 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। देख सकते हो 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23 मतलब हर साल ये न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये न्यूमेरिकल्स यार आपके पेपर के लिए, केमिस्ट्री का जो पेपर होगा आपका, उस पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो यार एक एक न्यूमेरिकल को आपको मस्त तरीके से सॉल्व करना है और ये आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, तो चलो आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। जैसे जैसे हम सॉल्व करें आपको भी सॉल्व करना है। आपको खुद देखना है कि ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से एक एक को सॉल्व करेंगे। तो यार वीडियो को आखिर तक देखते रहना और चलो एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स को तो सब लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन आप लोग भी निकाल लो। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 12 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पिछले वर्षों में 2-3 बार पूछा गया, इसलिए इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो आप देखो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते जाना। क्वेश्चन कह रहा है 12 ग्राम ग्लूकोज। तो देखो क्वेश्चन पे जो दिया आपको सबसे पहले वही नोट करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करते इसे आपसे कहा गया 12 ग्राम आपका है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र किसको किसको पता है। देखो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। आपसे कहा गया 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, 100 ग्राम जल में, ठीक है 100 ग्राम किसमें, जल का सूत्र H2O। 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक को पता है आपको किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं विलयन के क्वथनांक को। विलयन के क्वथनांक को लिखते हैं TB से। ठीक है, TB इक्वल टू क्या होता है आपका, TB इक्वल टू आपको दिया गया विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे कह रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्वेश्चन पढ़ लो, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक KB की आपको गणना करनी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में इतनी चीजें दी गई हैं, 12 ग्राम ग्लूकोज, 100 ग्राम जल, विलयन का क्वथनांक ये दिया गया है, आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक KB की गणना करनी है। तो एकदम मस्त तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको केवल फॉर्मूला अगर पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो आपसे क्या कह रहा है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। देखो आपसे 12 ग्राम ग्लूकोज कहा, 100 ग्राम जल कहा और आपको विलयन का क्वथनांक दिया। एक चीज़ आपको यहाँ से याद कर लेनी, क्या आपको याद कर लेना, किसी भी सवाल पर अगर जल आता है तो जल का क्वथनांक आपको याद रखना है। जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन पे दिया हो चाहे ना दिया हो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, इसलिए आपको ये एकदम माइंड में सेट कर लेना है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, आप देखो आप यहाँ से क्या कर लेते हैं, देखो आपको KB निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। आपको पता होगा। ठीक है, जब हमने आपको क्वथनांक में उन्नयन पढ़ाया था तब ये वाला फॉर्मूला बताया था, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, जहाँ डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन, KB आपका क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और M आपकी मोललता है। ठीक है, तो यहाँ से आप KB निकाल सकते हो। तो KB निकालने के लिए मोललता चाहिए और डेल्टा TB का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा TB का मान निकालते हैं। डेल्टा TB बराबर होता है TB माइनस TB नॉट। ठीक है, TB माइनस TB नॉट। डेल्टा TB है आपका क्या, डेल्टा TB को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, TB को कहते हैं आपका क्या, TB को कहते हैं आपका ये, TB क्या है विलयन का क्वथनांक और TB नॉट है विलायक का क्वथनांक। ये है विलायक TB नॉट। ठीक है, ध्यान से समझो, एकदम आसान विधि बता रहे हैं आपको जिससे एकदम आप आसानी से समझ के निकाल लो। ठीक है, आपसे कहा गया था विलयन का क्वथनांक TB बराबर 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आपको एक चीज़ हमने कहा, जल का क्वथनांक याद कर लो, जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है TB नॉट, क्योंकि जल आपका क्या विलायक, क्योंकि ग्लूकोज में, ग्लूकोज को किस में मिलाया गया, जल में मिलाया गया, अर्थात जल विलायक है और ग्लूकोज विलेय है। तो आपको विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पता है, तो यहाँ पे मान रखो और मान निकाल लो। ठीक है, और डेल्टा TB की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो TB कितना है 100.34 माइनस TB नॉट, TB नॉट है 100, तो यहाँ से आपका डेल्टा TB कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना आ जाएगा डेल्टा TB 100 डिग्री
सेंटीग्रेड। ये आपकी डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देख सकते हो आपने भी अगर निकाला होगा तो एकदम आसानी से निकाल लिया होगा। ठीक है, डेल्टा टीबी कैसे निकाला हमने, ठीक है, समझ में आया ना इतना। डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी की वैल्यू ये, टीबी नॉट ये आपका निकाल लिया। आप बचता है अगर एम आप निकाल लो, एम की वैल्यू निकाल लो, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर से के बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो एम की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो देखो एम क्या है, सबसे पहले बात करिए एम है क्या चीज़। ठीक है, एम है क्या चीज़, तो देखो एम को कहते हैं मोललता। एम क्या चीज़ है, मोललता। एम है आपकी मोललता। और मोललता का क्या सूत्र होता है, किसको किसको पता है मोललता का सूत्र। मोललता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, और बट्टे में क्या होता है यहाँ पे, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में विलायक का भार, विलायक का भार, और गुणे में क्या होता है 1000 का गुणा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मोललता स्मॉल एम बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में विलायक का भार इंटू 1000 का गुणा। अब यहाँ से मान निकालते हैं विलेय के मोल। विलेय के मोलों की संख्या का भी एक फॉर्मूला होता है भार बट्टे में अणुभार। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना, विलेय के मोलों की संख्या का भार बट्टे में अणुभार। किसका भार, विलेय का भार बट्टे में विलेय का अणुभार। और विलायक का भार आपको दिया था कितना, 100 ग्राम। देखो जल है ना विलायक, तो विलायक का भार है 100 ग्राम, और ऊपर कर दो 1000 का गुणा। देख लो ध्यान से, ऊपर कर दिया 1000 का गुणा, यहाँ डबल जीरो, यहाँ डबल जीरो काट दो, बचेगा भार। ये भार किसका है, विलेय का। विलेय का भार है 12 ग्राम, तो 12 रख दो बटे में अणुभार। अब बात आती विलेय के अणुभार की। विलेय का अणुभार कहाँ से है, विलेय आपका ये है C6H12O6। इसका अणुभार निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये देखो यार, अणुभार आपको निकालना आना चाहिए, नहीं आता तो हमने पूरा ट्रिक से समझाया हुआ, आप जाके वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखो सिंपल, यहाँ कार्बन का होता है 12, तो 12 और कितने कार्बन 6, तो 12 गुणे 6। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कितने हाइड्रोजन है 12, तो 1 गुणे 12, प्लस ऑक्सीजन है यहाँ पे 6, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 गुणे 6। तो यहाँ से आ जाएगा 12 प्लस 6 मिला के 72, प्लस 12 प्लस 16 छक्का 96। ठीक है, देख लो 12 छक्का 72, 12 का 1 से गुणा 12, 16 छक्के 96, जोड़ दो इसे, 96 तो 98 और 2 100, और 70 10 80 मिला के 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 आ जाएगा, तो इसे एक ब्रैकेट पे बंद कर दे। ठीक है, सिंपल आपका क्या आ गया 180 क्या आया अणुभार। तो अब हम यहाँ पे रख देते हैं, देखो भार तो 12 ग्राम था ग्लूकोज का, अणुभार 180, यहाँ पे रख दो अणुभार 180। और देखो यार डबल जीरो से तो ऊपर वाले डबल जीरो कट गया, तो बचा क्या था 10, तो 10 लिख दो। ठीक है, देख लो भार है 12, अणुभार 180, ऊपर बचा 10। आप देखो जीरो से ये वाला जीरो भी कट जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है क्या, 6 से काट दो, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, तो यहाँ पर से आ जाएगी वैल्यू 2/3। और मोललता का मात्रक आपको पता होना चाहिए, मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपका सिंपल 2/3 मोल प्रति किलोग्राम आ गया। ये क्या निकाला हमने, मोललता को निकाला है। ठीक है, ये क्या निकाला, मोललता निकाली हमने। आप देखो आपसे हमने कहा था कि डेल्टा टीबी निकाल लो, एम निकाल लो। ये किसकी वैल्यू आई, एम की मोललता की। ठीक है, डेल्टा टीबी निकाल लो, एम निकाल लो, इस फॉर्मूले में रख दो, के बी का मान आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें के बी की वैल्यू, ठीक है, देखो ब्लू वाले से लिखे, देखो अगर हम बात करें यहाँ पे आपका, ठीक है, के बी की वैल्यू की, तो के बी अगर हम यहाँ से निकालें तो के बी बराबर हो जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन में एम। देख लो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर से के बी की बात करें तो वो क्या आ जाएगा डेल्टा टी बी अपॉन में एम। और देखो यहाँ शायद हमने एक चीज़ गड़बड़ कर दी है क्या, देखो ध्यान से, 100.34 से अगर 100 घटाओगे तो आएगा 0.34। ठीक है, ध्यान से देख लो, अगर आप 100 से 100.00 से 100.34 घटाते हो तो आपका क्या आएगा 0.34। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ गड़बड़ हो गया था, इसके लिए सॉरी। 100.34 से 100 घटाने पे आएगा 0.34, क्योंकि 100 घट जाएगा और बचेगा केवल 0.34। तो यहाँ से डेल्टा टीबी की वैल्यू रख दो 0.34, और बटे में एम की वैल्यू है 2/3, 2/3 रख दो और सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। आप देखो 0.34 आया और बटे में 2/3, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 3 चला जाएगा ऊपर, तो 0.34 गुणे 3 बटे में 2। ठीक है, देख लो ध्यान से, 3 ऊपर चला गया, तो 0.34 गुणे 3 बटे में 2। आप देखो क्या करते हैं यहाँ पे, सॉल्व करते इसे। ठीक है, अगर 2 से हम ऊपर काट दे 0.34 को तो बच जाएगा क्या 0.17 गुणे 3। देख लो ध्यान से, 2 को अगर 2 से काटे तो 2 1 कम 2 1 और 2 7 14, तो 0.17 इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ पे इसका गुणा कर दो, 3 का 3 7 21 की 1 2 हासिल, 3 1 कम 3 2 5, तो 0.51 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 0.51। ठीक है, और इसका मात्रक भी आपको लिख देना है डिग्री सेंटीग्रेड और प्रति मोलल। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल आपका इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो देख सकते हो यार एकदम सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल, आपको विलियन का हिमांक ये दिया गया था, के बी निकालना था, मतलब क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो ये फॉर्मूला बताया डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। अब आपसे कहा यहाँ से जल का क्वथनांक आपको याद कर लेना, ये हो गया। फिर डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट हो जाएगा। ये टी बी नॉट है क्योंकि विलायक का है और ये विलियन का, तो यहाँ मान रखो। तो बस ये गड़बड़ कर दिया था हमने, 100 लिख दिया था जल्दी जल्दी में, यहाँ पे 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। फिर मोललता का फॉर्मूला लगा देना, विलेय के मोल बट्टे में विलायक का भार इंटू 1000, मोलों की संख्या का भार बट्टा अणुभार, बट्टे में विलायक का भार यहाँ से 100 था, ये देखो 100 ग्राम था, 100 रख दिया इंटू 1000 गुणा, 0 से 0 कट गए, बचा आपका यहाँ पे देख लो ध्यान से दिख ना रहा हो, यहाँ पे आपका 12 है, बट्टे में कितना है 180, 12 बट्टे 180। और ये 180 कहाँ से लाए हम, 180 यहाँ अणुभार निकाल लिया ग्लूकोज का और ये रख दिया और आसानी से सॉल्व कर लिया, 2/3 मोल प्रति किलोग्राम। फिर के बी इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम, और आसानी से हमने पूरा आंसर निकाल लिया। कितना आया 0.51, और किसकी वैल्यू आई है, के बी की। ठीक है, सही से आप लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से लिख लेना, के बी इक्वल टू 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलर आंसर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एकदम आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप चलते अगला क्वेश्चन। आप देखो अगला नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी एकदम आसानी से आप भी सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे कहता है कि विलयन की मोललता स्मॉल m की गणना कीजिए, और दिया क्या क्या है 440 ग्राम विलायक, 440 ग्राम विलायक। ठीक है, 440 ग्राम विलायक दिया है और आपसे कह रहा है 20 ग्राम NaOH में घुला है, 20 ग्राम NaOH में घुला है। ठीक है, अब आपको मोललता निकालनी है। आपको दो चीज़ें दी गई है, 440 ग्राम विलायक, 20 ग्राम NaOH। तो आपको अभी मोललता का फॉर्मूला बताया था, बस वही फॉर्मूला लगा और आंसर निकाल लो। और एक चीज़ आपको यहाँ पर और पता करना होगा, क्योंकि आपको पता है यार अणुभार की बाद में मोलों की संख्या में ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से NaOH का अणुभार निकाल लो, क्योंकि NaOH विलेय है ना, तो इसका अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, NaOH का अणुभार यार निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखो Na क्या है, सोडियम का होता है 23, तो 23 रखो, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16, हाइड्रोजन का 1, तो 1, तो यहाँ से 23, 16 और 1 मिला के 40 आ जाएगा NaOH का अणुभार। अब निकालना है मोललता स्मॉल m बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है विलेय के मोल। देखो यहाँ से आप डायरेक्ट रख सकते हो ऐसे, विलेय के मोल अगर लिखना चाहो तो यहाँ से W/m। ठीक है, W/m का मतलब क्या हुआ, W का मतलब विलेय का भार और स्मॉल m का मतलब विलेय का अणुभार। ठीक है, ये विलेय का भार है, विलेय का अणुभार, और विलायक का भार कैपिटल W और ऊपर कर दो 1000 का गुणा। ठीक है, जब हमने पढ़ाया था इस टाइप से भी आपको समझाया था। ठीक है, यहाँ स्मॉल W आपका विलेय का भार है और आपका स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार है, कैपिटल W विलायक का भार है और ऊपर 1000 का गुणा। तो मान रख दो सारे, m इक्वल टू स्मॉल W की वैल्यू देखो कहाँ पे, स्मॉल W क्या है, ये विलेय का भार है 20 ग्राम, तो 20 रखो, बटे में अणुभार हमने निकाला NaOH का 40, तो 40 रख दो, और गुणे में कैपिटल W है विलायक का भार देखो कहाँ पे, ये 440 ग्राम, 440 रख दो और ऊपर 1000 का गुणा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 0 है, ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, आप देखो यहाँ से क्या क्या बचा, लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या बचा है, ऊपर बचा है 20 × 10, ये 20 × 10 और बटे में बचा है 44 × 4। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना है। 20 × 10 ऊपर बचा, नीचे बचा 44 × 4, तो यहाँ 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यहाँ आप 2 से काट सकते हो, 2 से कटेगा 22, 2 पंचे 10, ऊपर बचेगा 25, नीचे बचेगा 22। ठीक है, 25/22, तो यहाँ से अब क्या करते देखो 5 का गुणा 5 से 25, अब भाग दे दो, 22 × 22 बचा 3। ठीक है, 22 × 22 बचा 3, 22 × 22 8 बचा। फिर कितने बार जा सकता है आपका, ठीक है, फिर आपका 3 बार जाएगा, 22 या 66। ठीक है, तो इतने तक ही रखो और इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, जैसे वहाँ पे था वैसा सेम यहाँ पे मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम, और आई है यही स्मॉल m की वैल्यू, मोललता का मान। ठीक है, एकदम आसानी से आप इसी तरह से निकाल सकते हो। आपको यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू निकालनी थी, अर्थात मोललता की। क्वेश्चन कह रहा था विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलेय, 440 ग्राम विलायक, 20 ग्राम NaOH में घुला है, तो हमने आसानी से निकाल दिया। आपको भी ये समझ में आएगा, एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आप दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। कह रहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, इसका परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब की बार आपसे परासरण दाब पूछा गया है और क्वेश्चन एकदम आसान है, बस आपको समझना है कैसे लगाना है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं।
ठीक है, आपसे क्वेश्चन पे कहा गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तो नोट करो T इक्वल टू दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कहा गया 0.45 ग्राम ग्लूकोज, 0.45 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र पता चल गया ना, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज को 250 ग्राम 250 मिली जल में घोलकर 250 मिलीलीटर जल में घोलकर, ठीक है, जल में घोलकर विलयन बनाया गया। इसका परसरण दाब पाई का मान आपसे पूछ रहा है। परसरण दाब को पी से डिनोट कर सकते हो या पाई से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू पूछ रहा है, टी की वैल्यू दी गई और यहाँ पे नीचे आपको आर का मान दिया गया था। क्वेश्चन पे आर का मान दिया गया है 0.0821 लीटर वायु प्रति डिग्री मोल। तो इससे मतलब ने हमें केवल आर की वैल्यू ही तो रखनी है। तो ये क्वेश्चन पे तो लिखी है, लिख सकते हो अगर लिखना चाहो लीटर वायु प्रति डिग्री मोल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे परसरण दाब निकालना है, तो जिसको सूत्र पता होगा वो तो निकाल लेगा। परसरण दाब का क्या सूत्र होता है, पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, पाई इक्वल टू C इंटू R इंटू टी, जहाँ पाई क्या है परसरण दाब, C क्या है, C को आप मोलरता समझ सकते हो या विलयन की सांद्रता समझ सकते हो। R का मान ये दिया है, T आपका तापमान है। बस एक चीज़ आपको यहाँ याद रखना है, T का मान आपको केल्विन में रखना है। T का मान क्या करना है, केल्विन में रखना है। यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, आपको परसरण दाब यहाँ निकालना है। तो देखो टी का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो 0 + 273 केल्विन में बनाने के लिए 273 को जोड़ा जाता है, तो 273 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, 0 में जोड़ दो, अगर मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो 5 में 273 जोड़ देते तो वही केल्विन में आंसर आ जाता। ठीक है, तो हमने 0 + 273 किया, 273 केल्विन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख देते हैं। पाई का मान निकालना है, सी का मान आता है बात। अब सी कैसे निकले, सी है मोलरता, सी को समझो मोलरता, मोलरता निकाल लो अलग। तो देखो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर होता है भैया विलेय के मोलों की संख्या अर्थात W/m। और यहाँ पे जैसे मोलरता पे था भार विलायक का, लेकिन यहाँ पे विलयन का आयतन होता है और ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, यहाँ स्मॉल w विलेय का भार है, स्मॉल m विलेय का अणु भार है, v आपका आयतन है विलयन का और 1000 का गुणा। ठीक है, स्मॉल w कहाँ है भैया, स्मॉल w ढूंढो, स्मॉल w आपका कहाँ है, ये स्मॉल w है विलेय का भार, विलेय कौन है इस पे, ये ग्लूकोज। ठीक है, तो 0.45 रख दो बटे में ग्लूकोज का अणु भार, क्योंकि स्मॉल m आपका ग्लूकोज का अणु भार है। तो अभी आपको निकालना सिखाया था 180 आया था ग्लूकोज का अणु भार। ठीक है, आपने देखा था ना कैसा पहले क्वेश्चन पे हमने निकलवाया था आपको, उसी टाइप से इस पे भी निकाल देना, यहाँ पे 180 रख देना इंटू v क्या है आयतन, आयतन आपको 250 ml दिया गया है, 250 रख दो और ऊपर कर दो 1000 का गुणा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ से 0 काटो, यहाँ से 0 कट गया, 25 से 100 में भाग दे दो, 25 चौको 100। ठीक है, आप क्या बचा 0.45 × 4 बटे में 180। ठीक है, 0.45 × 4 बटे में 180। आप कैसे काटे, लगाओ दिमाग। ठीक है, आप देखो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे जैसे 0.45 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो, 45 × 10⁻² लिख सकते हो कि नहीं, ध्यान से देख लो। 0.45 को हम लिख सकते हैं 45 × 10⁻²। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। देखो 45 से हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, 45 से इसको काटो, 45 दूना 90। ठीक है, और 45 × 135, 45 चौको 180, 4 आ जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 × 10⁻²। और मोलरता का मात्रक आपको याद कर लेना, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी मोलरता या सांद्रता सी की आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, आप क्या करते हैं यहाँ पे इसका मान रख देते हैं। तो सी का मान कितना है, 1 × 10⁻² इंटू आर की वैल्यू ये है 0.0821 और इंटू टी की वैल्यू है 273। ठीक है, अब आपको यहाँ से पाई का मान निकाल लेना है। आप क्या करना है, यहाँ पे गुणा उड़ा करके निकाल लेना। जब 273 पे 821 का गुणा करोगे, ठीक है, मतलब 273 × 0.0821 फिर इस पर 10⁻² रहेगा, उसको आप सॉल्व करके पाई का मान जो आएगा वो आपका 0.22 एटमॉस्फेरिक करके आएगा। ठीक है, मान क्योंकि परसरण दाब है, दाब का मात्रक होता है वायुमंडल या एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो पाई का मान ये आ जाएगा परसरण दाब। एकदम आसानी निकालना, बस कुछ नहीं करना, इसका गुणा कर लेना, फिर 10⁻² का कर लेना। ठीक है, तो 0.22 एटमॉस्फेरिक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके सॉल्व हो चुके हैं। परसरण दाब कह रहा था, आपने निकाल दिया। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला तीसरा था, परसरण दाब क्या होगा, तो आपने पाई का मान परसरण दाब का निकाल दिया। तो 3 क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्वेश्चन क्या, देखो पढ़ो यहाँ पे, आपसे कह रहा है 2.25 ग्राम ग्लूकोज अणु भार 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी चलो सॉल्व करते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2.25 ग्राम ग्लूकोज। तो क्वेश्चन नोट करो जो कह रहा है 2.25 ग्राम ग्लूकोज, 2.25 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ठीक है, 2.25 ग्राम ग्लूकोज। अणु भार आपको यहाँ पे दे ही दिया गया, ना दिया होता तब भी आप निकाल लेते। ठीक है, ग्लूकोज का अणु भार हमने आपको निकालना बता दिया, 180 आता है। ठीक है, ग्लूकोज का अणु भार है 180। 25 ग्राम जल में घोला जाता है, 25 ग्राम जल में घोला जाता है। जल का सूत्र H2O, जल में घोला जाता है। हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। हिमांक में क्या होती है भैया? कमी होती है। तो हिमांक में कमी को जानते हो क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन। ठीक है, यहाँ ये जो 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो रही, कमी का मतलब है अवनमन से। तो यहाँ पे आपको हिमांक का अवनमन डेल्टा TF दिया गया है। डेल्टा TF बराबर दिया गया है 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक KF की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे आपको? 2.25 ग्राम ग्लूकोज, 180 भार है अणु भार इसका, 25 ग्राम जल में घोला गया, हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड, जल के मोलर अवनमन स्थिरांक KF की गणना कीजिए। तो फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। यहाँ भी आपको M की जरूरत पड़ेगी। M क्या है? मोललता। तो यहाँ पर से M निकाल लेते हैं। मोललता बराबर क्या फॉर्मूला होता है? स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m, और क्या होता है? इंटू कैपिटल W, और ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, स्मॉल m ये वाला मोललता है। ठीक है, और ये आपका अणु भार है। तो स्मॉल w क्या? विलेय का भार। विलेय का भार है 2.25, रख दो बट्टे में स्मॉल m का है अणु भार 180, और गुणे में 1000 है, 1000, और बट्टे में कैपिटल W, जल का भार 25। सॉल्व कर लो भैया, 25 से काट दो ऊपर। ठीक है, 25 से काट दो, 25 चौको 100, 0 आया, 0 से ये वाला 0 कट गया। तो 2.25 में 4 का गुणा करो, 4 पंचे 20, 0 2, 4 दूना 8, 8 और 2 10 मिला के 0 1, 4 दूना 8 1 9, 2 अंक पे दशमलव लगा दो, बट्टे में 18। ठीक है, देख लो सही किया ना। 2.25 गुणे 1000 था, बट्टे में 180 गुणे 25, पहले 25 से काटा, 25 चौको 100, 0 आ गया। फिर यहाँ ये वाला 0, ये 0 कट गया, 4 का गुणा करो, 4 पंचे 20, 0 2, 4 दूना 8 2 10, 0 1, 4 दूना 8 1 9, 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा था, तो हमने 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, बचा केवल 9/18। तो 9 से 18 काटो, 1/2 आ जाएगा। 1/2 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, 1/2 मोल प्रति किलोग्राम आ गया। यहाँ वैल्यू रख दो। निकालना है KF बराबर हो जाएगा डेल्टा TF अपॉन M। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी ना, M नीचे आ जाएगा। तो KF इक्वल टू डेल्टा TF ये दिया गया 0.93, और बट्टे में 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/2। अब ये 2 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो 0.93 गुणे 2, गुणा कर लो, 2 3 6, 2 9 18, और 2 अंक पे दशमलव, 1.86 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसका मात्रक भी लिख देना, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। हिंदी पे ही लिख लेना। ठीक है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, आपने आसानी से लगा लिया होगा। सिंपल एकदम सूत्र रखो, मैं आंसर सामने आपके। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आप देखो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 72 ग्राम जल 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ जान लो, ज़्यादातर एग्जाम में मोल प्रभाज वाला क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, मोल प्रभाज का क्वेश्चन ज़्यादातर जरूर आता है, तो आपको इसको जरूर सीखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आपको दिया गया है 72 ग्राम जल, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल है 92 ग्राम। ठीक है, C2H5OH। आप देखो आपको करना क्या है। जब आपसे मोल प्रभाज का कहा जाए तो आप एक चीज़ जान लो, आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके मोलों की संख्या निकाल लेनी। ध्यान से समझो, किसी भी सवाल पे अगर आपसे मोल प्रभाज को कहा जाए तो आप क्या निकाल लो, मोलों की संख्या। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपके बता दें। देखो, अगर आपसे देखो दोनों का मोल प्रभाज निकालना, जल का भी एथिल अल्कोहल का भी। अगर जल का मोल प्रभाज पूछा जाए, जल का मोल प्रभाज, तो उसका सूत्र क्या होगा पता है आपको? सूत्र अगर मोल प्रभाज हमने पढ़ाया था, अगर पता होगा तो अच्छे से समझा होगा आपने। वो होगा जल। देखो जैसे जल का निकालना है तो ऊपर रखो जल और जल के मोल, बट्टे में विलयन में कौन कौन है? जल है और एथिल अल्कोहल, तो दोनों के मोल, जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, जल के मोल
प्लस C2H5OH के मोल। ठीक है, ये सूत्र होता है, आपको सिंपल पता होना चाहिए। ठीक है, C2H5OH के मोल, ये हो जाएगा जल के मोल का। और मान लो अगर आपको निकालना पड़ जाए एथिल अल्कोहल के मोल, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाष। ठीक है, एथिल अल्कोहल का, क्योंकि आपको दोनों का निकालना भैया, दोनों का निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ऊपर क्या देखो, जब एथिल अल्कोहल का निकालो तो ऊपर रखो एथिल अल्कोहल, जैसे वहाँ जल का निकाला तो ऊपर रखा जल, जब यहाँ एथिल अल्कोहल का निकालो तो ऊपर रखो एथिल अल्कोहल का मोल, और बट्टे में यही चीज़ हो जाएगा, सेम चीज़, जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा जरूर आपका मोल प्रभाष का, इसलिए कह रहे हैं सीख लो। ठीक है, एथिल अल्कोहल के मोल, तो ये सिंपल सा आपका हो जाएगा। आप देखो, इसे सॉल्व करने के लिए आपको मोल चाहिए, मोल की ज़रूरत पड़ेगी, और मोल बराबर सूत्र होता है भार बटा अणुभार। अब मोल चाहिए तो अणुभार भी चाहिए, क्योंकि जल का भी अणुभार चाहिए, एथिल अल्कोहल का भी। तो यहाँ से दोनों के अणुभार निकाल लो, जल का अणुभार बराबर क्यों चाहिए, क्योंकि भैया मोलों की संख्या में निकालनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन है कितने 2, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 1 × 2 प्लस 16 निकाल लो 18। ठीक है, देख लो ध्यान से, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 + 2 आ गया 18। अब एथिल अल्कोहल का निकालना है C2H5OH का, C2H5OH का अणुभार, वो कितना आएगा, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, कार्बन 2 है तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 5 हाइड्रोजन, तो 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 लिखा, फिर हाइड्रोजन का 1 है 1 लिखा, फिर हो जाएगा यहाँ से जोड़ो 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, जोड़ लो दोनों को, 24 × 5 = 29, 24 × 5 = 29, 6 × 35, 10 × 45 = 46, जोड़ लेना 46 आएगा। ठीक है, 46 अणुभार आ गया एथिल अल्कोहल का, जल का आया 18। ठीक है, तो समझ में आया ना कैसे निकाला। आप क्या करो, दोनों के मोल निकाल लो। तो यहाँ से पहले निकालते जल के मोल, सूत्र क्या होता है, जल का भार बट्टे जल का अणुभार, भार बट्टे में अणुभार, किसका भार, जल का भार बट्टे में जल का अणुभार। तो जल का भार भैया कितना हो जाएगा, जल का भार 72 है, 72 रखो, अणुभार है 18, 18 रखो, काट दो, 18 × 4 = 72, 4 आ जाएगा 4 मोल। ठीक है, अब एथिल अल्कोहल का ऐसे ही निकाल लो, एथिल अल्कोहल के मोल, एथिल अल्कोहल के मोल, उसका फॉर्मूला भी एथिल अल्कोहल का भार बट्टे में एथिल अल्कोहल का अणुभार। एथिल अल्कोहल का भार है 92 ग्राम, 92 रखो, अणुभार है 46, देख लो यहाँ से 46 आया ना, 46 रख दो, 46 से 92 काटो, 46 दूना 92, 2 आ गया। तो H2O के मोल आए, H2O अर्थात जल के मोल 4, एथिल अल्कोहल के मोल 2, यहाँ पे वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो जल के मोल ऊपर है पहले इस सूत्र में, जल का मोल प्रभाव जब निकालोगे तो जल के मोल बट्टे में जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, तो जल के मोल है आपके 4, तो बट्टे में 4। ठीक है, सॉरी ऊपर 4 आ गया, अब नीचे जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, तो 4 है जल के, तो 4 रखो, प्लस कितना एथिल अल्कोहल का 2, तो 4 बट्टे में 4 प्लस 2 आ जाएगा 4/6। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, 4/6, या चाहो तो 6 का भाग भी दे देना, या ऐसा ही आंसर लिख दो। ठीक है, फिर एथिल अल्कोहल का मोल आता है, एथिल अल्कोहल का 2 बट्टे में जल के मोल कितने 4 और प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। ठीक है, 4 प्लस एथिल अल्कोहल के कितने 2, तो 2/6। भाग देना चाहो तो दे सकते हो यार। ठीक है, भाग देना चाहो तो आप दे लेना, आगे 6 का भाग इसमें 4 पे देना, 6 का भाग 2 में देना। तो ये सिंपल सा आंसर है, एकदम आसान है मोल प्रभाज भी निकालना। और ये जान लो, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देख सकते हो पाँचों क्वेश्चन एकदम ट्रिक से, एकदम आसानी से हमने आपको समझाए, जिससे भैया आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देख सकते हो पाँचों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और यार इनको तैयार जरूर कर लेना। तो यार अगर चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 केमिस्ट्री की, क्लास 12 फिजिक्स की, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की, मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।